बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10। और आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले हम कल वाले लेक्चर की एक बात थोड़ा सा दोहराएंगे। कल हमने डिस्कस किया था वेरिएशन, तब्दीली, वेरिएशन ऑफ ई नॉट यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो तब्दीली है विद आयन कंसंट्रेशन, कि अगर हम आयन की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या है, चेंज हो जाती है। ये मैंने कल आपको बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि अकॉर्डिंग टू ली चैट्रियल प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम कंसंट्रेशन आयन की इंक्रीज करते हैं ऑन लेफ्ट साइड तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने कल पढ़ा था और ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया था कि आयरन +3 का आयन है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी रिडक्शन करा के Fe+2 में चेंज हो रहा है। Fe+3 की अगर कंसंट्रेशन 1 मोल पर dm³ हो और इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोल पर dm³ हो तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो बनती है +0.77 वोल्ट। फिर मैंने कहा था कि अगर हम Fe+3 की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं यानी 1 से इंक्रीज करते हैं इसकी कंसंट्रेशन को Fe+3 की, तो इस कंसंट्रेशन अब इंक्रीज हो गई यानी लेफ्ट साइड के ऊपर कंसंट्रेशन में इजाफा हुआ। तो इस बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को कम करने के लिए रिएक्शन को आगे जाना होगा। तो रिएक्शन जब आगे जाएगा तो रिडक्शन ज्यादा होगी, जब रिडक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी। और देखें वो बढ़ भी गई है, वो 0.77 से 0.85 वोल्ट हो गई है और रिएक्शन फॉरवर्ड में गया है। ठीक हो गया? यस सर। अब आगे जरा चलिएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मगर ये वाले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर, जो कि आपको पता है कि कंसंट्रेशन 1 मोल पर dm³, टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 atm का हो। तो ये वाला तो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मगर ये चेंज हो गए हैं। मगर ये वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि इनमें कंसंट्रेशंस जो हैं वो चेंज हुई हैं, 1 से ऊपर या नीचे हुई हैं। ठीक है, अगली बात सुनिएगा कि जब हम कंसंट्रेशन को बदलेंगे तो इस ई नॉट की वैल्यू बदल जाएगी, जैसे कि ये बदली हुई है। तो इन वैल्यूज को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ये बदले हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग नर्स्ड इक्वेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है नर्स्ड इक्वेशन, या इसे नर्नेस्ट इक्वेशन भी पढ़ा जा सकता है, मगर ये वाला एन खामोश है तो ये नर्स्ड इक्वेशन ही पढ़ा जाएगा। तो नर्स्ड इक्वेशन की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? नर्स्ड इक्वेशन क्या है? द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ ई सेल। ई सेल किसे कहते हैं? सेल पोटेंशियल या वोल्टेज ऑफ द सेल। और यहां पर मैं एक इजाफी बात भी लिखूंगा कि या ई का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई सेल का मतलब है सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो कैन बी डिड्यूस, फाइंड आउट की जाती है बाय यूजिंग नर्स्ड इक्वेशन, नर्स्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसी एग्जांपल से देख लें कि जब हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया तो E की वैल्यू चेंज हो गई, तो वही E की वैल्यू जो चेंज हुई है उसको डिड्यूस करने के लिए, उसको निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? नर्स्ड इक्वेशन यूज करेंगे। या मैं सिंपल आपको बता दूं कि कंसंट्रेशन बदलने से भी E बदल जाता है और टेम्परेचर बदलने से भी E की वैल्यू बदल जाती है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करने से जो E की वैल्यू चेंज होगी उसे फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए जो हम इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं उसे हम नर्स्ड इक्वेशन का नाम देते हैं। सर नर्स्ड इक्वेशन हमारे सामने लिखें तो सही। जी मैं लिख रहा हूं, ये देखें, ये E है। E किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जी हाँ,
ई किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर जो मेजर किया जाने वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको बोलते हैं, और ई नॉट बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आगे आप लगाएंगे प्लस, लगा दिया जनाब। आगे लिखेंगे आर टी डिवाइडेड बाय जेड एफ। आगे लिखेंगे आप एल एन यानी नेचुरल लॉग, और ऊपर लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड कंसंट्रेशन, और नीचे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड शक्ल या रिड्यूस्ड फॉर्म। सर हमें सारी इक्वेशन आपने समझानी है। जी बिल्कुल, मैं आया ही इसी काम के लिए हूँ। तो देखो भाई, इसमें ये वाला ई क्या है, इस ई का मैंने आपको बताया कि इसे हम सिंपल क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देंगे। जी हाँ, और आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद इस ई नॉट से क्या मुराद है, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आगे चलो जनाब, आगे चलो। जी हाँ, और ये आर क्या है, आर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि आर होता है जनरल गैस कांस्टेंट। हम पिछले चैप्टर्स में इसे पढ़कर आए हैं, जनरल गैस कांस्टेंट। और सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी जो एसआई की वैल्यू होती है वो होती है 8.314। ठीक है, 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल, ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर टी क्या है, टी जो है दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जिसको हम केल्विन में लेते हैं उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। और यहाँ पर एफ क्या है, एफ फराडे कांस्टेंट है। फराडे, ये भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, फराडे कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी हमें याद है क्या थी, 96500 कूलम पर मोल, ये हुआ करती है इसकी वैल्यू। और Z यहाँ पे क्या है, Z है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उनकी तादाद को Z से जाहिर करते हैं। वो लूज भी हो सकते हैं, वो गेन वाले भी हो सकते हैं, या आप उन्हें ट्रांसफर भी लिख सकते हैं। आगे जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। बाज किताबों में ना एन की जगह, बाज बुक्स में Z की जगह N लिखा होता है, तो N लिखें या Z एक ही बात है। नेक्स्ट देखें LN क्या है, LN बोला जाता है नेचुरल लॉग। ठीक है, हाँ। और आगे ये ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ये क्या बला है, ये आपको समझाना होगा। देखें, इसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास ना ये एक हाफ सेल है, इस हाफ सेल के अंदर जिंक के आयन हैं, और हमने इसके अंदर जिंक रॉड डाल दिया है, Zn जिंक रॉड, जिंक मेटल। ठीक है, तो फिर इस पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आएगा ना इस जिंक वाली प्लेट पर, जिसको हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन लिखा करते हैं, Zn+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किधर को जाता है, वो Zn ऊपर चला जाता है। ये इक्वेशन हम लिखा करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाली इक्वेशन हुआ करती है। और इस इक्वेशन में आपको ये समझाया जा रहा है कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लेकर इस प्लेट पर डिपॉजिट होगा और इस हालत में चला जाएगा। अब इस इक्वेशन में ये जो आयन है ना, आयन, ठीक है, इसको बोला जाता है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और ये जो Zn मेटल है, Zn मेटल का एटम है, इसको बोला जाता है रिड्यूस्ड फॉर्म। क्या बोला जाता है, रिड्यूस्ड फॉर्म। देखें ना, Zn+2 इलेक्ट्रॉन लेकर Zn में जा रहा है, तो ये वाली शक्ल जो होती है, मेटल वाली जो शक्ल होती है, उसको रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं। और आयन की जो शक्ल होती है, आयन जो होते हैं, उसे हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहते हैं। तो इस इक्वेशन में इस जगह पर आपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मतलब आयन की कंसंट्रेशंस को लिखना होता है, और नीचे रिड्यूस्ड फॉर्म मतलब मेटल की कंसंट्रेशंस को लिखना होता है। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इस इक्वेशन की एक और शक्ल आपके सामने लिखते हैं। दूसरी शक्ल क्या है, दूसरी शक्ल मैं आपको बताता हूं। देखें, ये जो Ln होता है ना,
natural log of anything x, that is equal to 2.303 कॉमन लॉग x। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ एनी सब्सटेंस x इज इक्वल टू 2.303 कॉमन लॉग ऑफ एनी सब्सटेंस x। ठीक है, इसका मतलब अगर आप ln को हटाओगे ना तो उसकी जगह 2.303 log लगा दोगे। सही है। अब हम इस ये जो नर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है इसकी एक और सिंपलीफाइड फॉर्म लिखते हैं। उसको लिखने के लिए आप समझते जाइएगा मेरी बात। ये जो r है ना, हम इसकी वैल्यू देखें तो कांस्टेंट है। ये जो T है टेम्परेचर, अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले रहे हैं तो वो भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा 298 केल्विन। और F फराडे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग है, इस नेचुरल लॉग को हटा के इधर हम कॉमन लॉग लगा दें तो इक्वेशन का नक्शा ही बदल जाएगा। देखो कैसे। अब फिर आप इस तरह से लिखोगे इक्वेशन E इज इक्वल टू E नॉट प्लस R की जगह उसकी वैल्यू डालो, ये वाली वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाई बाय T की जगह एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि हम लेते हैं केल्विन में, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला 298 केल्विन, ये यहाँ पे पुट कर दो 298। ठीक है, डिवाइडेड बाय Z को वैसे का वैसे रहने दो और F की जगह उसकी वैल्यू पुट करो। F की वैल्यू क्या है? F की वैल्यू फराडे कांस्टेंट की ये लिखी हुई है 96500। और इस जगह पे ये जो नेचुरल लॉग है इसको खत्म करके कॉमन लॉग की वैल्यू डाल दो, यानी ये सारा लिख दो। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 2.303 LOG। ठीक है, आगे ये ऑक्सीडाइज्ड वाली फॉर्म हम लिख देते हैं और नीचे हम रिड्यूस्ड वाली फॉर्म भी लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब आप इसे सॉल्व करते हो ना मेरे बेटे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हो 96500 पे, तो इसका पता क्या आंसर आता है? तो ये इक्वेशन बनती है E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 0.059। ठीक है, और ये वाला LOG कॉमन लॉग और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन, हाँ नीचे जो है आपने यहाँ पे लगाना होता है Z, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये इक्वेशन भी नर्स्ट इक्वेशन है। ये नर्स्ट इक्वेशन की मजीद सिंपलीफाइड शक्ल है, यानी कि मजीद आसान शक्ल है। तो सर अब हम न्यूमेरिकल में ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे या ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ये तो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल वाले ने हमें दिया क्या क्या है। अगर न्यूमेरिकल वाले ने हमें टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन वाला दिया होगा 25 डिग्री या 298 केल्विन, तो फिर हम डायरेक्ट यही वाली इक्वेशन लगा देंगे। अगर उसने हमें टेम्परेचर 298 केल्विन के अलावा कोई दिया होगा तो फिर हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ज्यादातर हमारी बुक्स में 99% ये वाली इक्वेशन को इस्तेमाल किया जाता है फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो अब हम इस नर्स्ट इक्वेशन को एक न्यूमेरिकल पर अप्लाई करके अपनी बात को समझते हैं। देखें, वो कहता है कि आपके पास ना ये एक बीकर है, इस बीकर में जिंक के आयन पड़े हुए हैं और आपने इसमें जिंक की प्लेट डाल दी है। ये जो जिंक के आयन है ना, इनकी कंसंट्रेशन उसने बताई है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक के आयन है 0.1 मोल, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है आयन की? 1 मोलर। इधर कितने जिंक के आयन हैं? 0.1 मोलर। इसका मतलब जिंक के आयन की कंसंट्रेशन क्या है? कम हो गई है। समझ रहे हो? यस सर। आगे देखना, तो वो कहता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ वैल्यू फॉर जिंक +2 एंड जिंक हाफ सेल इज -0.76 वोल्ट। ये तो हमें पता है कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हम Zn का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी -0.76 वोल्ट, ये हमें पता है। मगर अब इस वक्त जो उसने कंसंट्रेशन दी है किसकी? जिंक आयन की, वो 0.1 मोलर है। तो अब आपने क्या करना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड को मालूम करना है, इस वाले जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E है, ना कि E नॉट।
ये नॉन स्टैंडर्ड होगा, जाहिर है क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 मोल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज होगी, ऊपर वाली के नीचे वाली? यार टेम्परेचर तो उसने दिया ही नहीं है। तो दोस्तों जब वो टेम्परेचर ना दे ना तो आप समझ जाना अंडरस्टूड वो कह रहा है कि टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, ये जरा जल्दी हो जाएगा काम। सर मैं ऊपर वाली यूज करना चाहता हूं कि मेरी बुक वाले ने इस वाली को इस्तेमाल किया है। बेटा इस वाली से ही तो हमने ये निकाली है, यानी अगर आप आर टी और एफ की वैल्यू और एल एन की वैल्यू को चेंज करोगे तो ही ये इक्वेशन आ जाएगी। जब ये वाली इक्वेशन इधर लगाओगे तो पहले तो यही काम होगा, फिर आगे चलेंगे ना तो मैं डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन अगर इधर लगा दूं कोई मसला नहीं है, मैं इसको लगा के आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसके मुताबिक तो बुक में भी किया हुआ है, तो बात एक ही है, आप चाहे इसको इस्तेमाल करें चाहे इसे इस्तेमाल करें। तो मैं ना यही नीचे वाली E इज इक्वल टू E नॉट प्लस आगे क्या है वो 0.059 डिवाइडेड बाय Z और आगे क्या है log LOG और ऊपर लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और कंसंट्रेशन और नीचे रिड्यूस्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन लिखी जाएगी। तो आइए जरा वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये है -0.76 वोल्ट, आगे लगा दें प्लस ये वाली वैल्यू 0.059 डिवाइडेड बाय Z क्या बला है, आपको पता है Z क्या है? Z है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर 2 लगाएंगे, आगे लिखेंगे log, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज्ड कंसंट्रेशन कौन सी है और रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन कौन सी है, ये देखें, ये ऑक्सीडाइज्ड कंसंट्रेशन है और ये रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, यानी ऊपर आप लिखेंगे Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन और नीचे आप लिखेंगे Zn की कंसंट्रेशन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो Zn है ये सॉलिड मेटल है, तो जो सॉलिड मेटल होती है ना, सॉलिड मेटल, उसकी कंसंट्रेशन जो है Zn की दैट इज इक्वल टू यूनिटी, ये 1 के बराबर होती है हमेशा। क्यों? क्योंकि इस प्लेट की कंसंट्रेशन को चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस जगह पर जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाया करती है। इसीलिए हम Zn की कंसंट्रेशन यानी नीचे ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म की जगह है यहाँ हमेशा हम 1 पुट करते हैं। इसलिए आपकी बुक वाले ने डायरेक्ट किया हुआ है कि इस पूरी की जगह पे 0.1 पुट किया हुआ है। हम जरा डिटेल से देख रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। तो प्यारे बेटे आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि -0.76 वोल्ट, ठीक है, और इधर लगाना है प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 और log LOG Zn+2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 डिवाइडेड बाय Zn की कंसंट्रेशन कितनी है 1, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 1 ये नीचे 1 आएगा ही नहीं, तो log 0.1 लें, उसका आंसर आता है -1। फिर -1 को इस सारे को आप सॉल्व करें तो पूरे को सॉल्व करने के बाद इसका जो सही आंसर आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का E का वो आता है -0.78 वोल्ट। अच्छा जी हाँ, -0.78 वोल्ट। अब बताओ ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ गया है या कम हो गया है? ये कम हो गया है। पहले था स्टैंडर्ड कंडीशन पर -0.76 वोल्ट, जब Zn आयन की कंसंट्रेशन 1 होगी तब ये वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। मगर हमारे न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन ऑफ Zn घटा दी गई है, 1 से 0.1 मोल कर दी गई है। तो जब इसकी कंसंट्रेशन को कम किया जाता है तो इस कम कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए रिएक्शन पीछे को आता है अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल। जब रिएक्शन पीछे को आएगा तो रिडक्शन में कमी आएगी, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड रिडक्शन जिसकी वजह से रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं, आज के लेक्चर की जो है वो आखिरी बात डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल में हमने ये एक हाफ सेल लिया हुआ है जिसमें हमने सिल्वर के आयन लिए हुए हैं और ये जो प्लेट है ये सिल्वर की प्लेट है, और राइट साइड पे हमने ये हाफ सेल लिया हुआ है जिसके अंदर हमने कॉपर के आयन लिए हुए हैं
और ये कॉपर की प्लेट ली हुई है, तो ये एक गैल्वानिक सेल है। ठीक, तो इस गैल्वानिक सेल का जो रिएक्शन है वो हमने आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये रिएक्शन हमें क्या बताता है? ये रिएक्शन बताता है कि इस रिएक्शन में कॉपर 0 से +2 में जा रहा है, मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कॉपर एज आ एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के इधर को आ रहे हैं और सिल्वर +1 से 0 में जा रहा है। इसका मतलब सिल्वर की रिडक्शन हो रही है, और सिल्वर की रिडक्शन जो हो रही है तो सिल्वर कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, और तो फिर इस पूरे सेल का जो सेल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी उसने हमें दे दी हुई है, दैट इज +0.46 वोल्ट। ठीक है, ये उसने हमें दे दी है। चलो ठीक है, वो कहता है अब आप ऐसा करें कि ये जो सेल है और इस सेल का रिएक्शन है इसके मुताबिक एक ग्राफ प्लॉट करें और हाँ अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। देखें भाई जी, अगर हम एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन लें, ये वाले आयन्स की कंसंट्रेशन लें, और वाई एक्सिस पे हम इस सेल का सेल पोटेंशियल या वोल्टेज ऑफ द सेल लें, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है, -8 से -7, -6, -5, -4 सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है। जैसे जैसे सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है तो सेल वोल्टेज भी देखें ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, सेल वोल्टेज भी बढ़ रही है, इसलिए तो स्ट्रेट लाइन आई है, यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं कि अगर आप सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से सेल वोल्टेज भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस रिएक्शन के मुताबिक सेल पोटेंशियल क्या था? सेल पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है 0.46, यानी 0.46 तकरीबन यहाँ पे, ये देखें, ये यहाँ पर सेल पोटेंशियल है और कंसंट्रेशन यहाँ तक आती है। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है 0.46 + 0.646 वोल्ट। ठीक है, ओके जनाब जी, ये बताओ कि कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन को बढ़ाने से सेल पोटेंशियल बढ़ क्यों रहा है? वजह बताता हूं। देखो, ये ऑक्सीडेशन हो रही है कॉपर पर, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और रिडक्शन हो रही है सिल्वर पर, और सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जैसे ही सिल्वर के आयंस की कंसंट्रेशन में इजाफा होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ जाएगी। यहां ज्यादा सिल्वर आयन होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जितना ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन के चेंज होने से सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, चेंज हो रही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन को चेंज करने से सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होती, बल्कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होती है। इस एग्जांपल में हमने देखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन को चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हुई है, मगर यहाँ पे हमने देखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ किसी एक आयन को चेंज करने से सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूं कि हम नर्स्ट इक्वेशन से सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट नहीं करते, बल्कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर जी, ये जो आपने हमें दो इक्वेशंस बताई हैं, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन कैसी होगी? थोड़ा सा चेंज है, हमारी बुक में नहीं है मगर मैं लिखवा रहा हूं। इधर आप लिखेंगे सेल वोल्टेज या सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल प्लस RT/ZFLN प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? Q रिएक्शन कोशेंट, आपने पढ़ा हुआ है पहले। P प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। तो बाज बुक्स में यहाँ पर Q भी लिखा होता है, मगर एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है, इस जगह पर ना आपने माइनस का साइन लगा देना है, प्लस का नहीं लगाना। सर जी, इधर तो प्लस का था, इधर क्यों माइनस का लगाया है? उसकी वजह है, आपको बताता हूं। ये देखो, ये जो ऊपर आपको रिएक्शन नजर आ रहा है, इसमें प्रोडक्ट कौन है?
और इसमें रिएक्टेंट कौन है ये बताओ। इसमें ये जो कॉपर के आयन हैं ये प्रोडक्ट हैं, ये जो सिल्वर के आयन हैं ये रिएक्टेंट हैं। तो इधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की जगह कॉपर आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, मतलब ये इस तरह लिख देंगे LnCu+2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय R की जगह इस वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन Ag प्लस, और इसकी पावर भी बन जाएगा ये वाला 2, ये जो पीछे इसके 2 लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर जी इसमें ये दोनों नहीं आएंगे? नहीं भाई, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल चेंज नहीं होता, मैं बता चुका हूं। सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे डालेंगे, और प्रोडक्ट कॉपर के आयन है इसलिए ऊपर ये आ गया, रिएक्टेंट ये वाले हैं इसलिए नीचे आ गया। सर ये माइनस क्यों आया है यहाँ पर? देखो दोस्तों, इस इक्वेशन के मुताबिक देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब जरा देखो, ये रिएक्टेंट है, ऊपर रिएक्टेंट है, नीचे क्या है? प्रोडक्ट है। मगर इधर क्या है? ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट है, इसलिए ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो गया। ठीक है जी हाँ। तो बाज़ बुक्स में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बजाय क्यू लिखा होता है। तो इक्वेशन यूं भी लिखी जाती है, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT ओवर ZF LnQ। अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं दूसरी, तो यूं भी लिख सकते हैं, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT और F कांस्टेंट की जगह 0.059 डिवाइडेड बाय Z और Ln की जगह LOG और Q का Q लिख देंगे। सही हो गया। तो इस तरह मैंने हर शक्ल आपके सामने लिख दी हुई है नर्स इक्वेशन की। आप चाहे FSC पढ़ रहे हैं, चाहे आप KP के बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे जिस बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वैसे इंडियन मुझे कहाँ सुनते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छे टीचर मौजूद हैं। तो बेटा जानी, आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।